हेलो एवरीवन। एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एससी और यूजीसी नेट जीआरएफ के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट से संबंधित बाल विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है क्या? ऑप्शन ए संवेदना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा या ऑप्शन डी कल्पना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष ज्ञान। तो आइए अब जानते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है। जैसा कि प्रत्यक्ष का शाब्दिक अर्थ है वह वस्तु जो आँखों के सामने हो, अतः इसी के अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं जो चीज़ें हम आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के सामने होती हैं, यह हमारी 5 इंद्रियाँ होती हैं, इनसे हम जिन चीज़ों को देखते, समझते, ज्ञान करते हैं वह ज्ञान ही हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार को सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं क्या? ऑप्शन ए नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण स्थानांतरण या ऑप्शन डी सीखना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। जैसे कि बात हुई है सीखने का स्थानांतरण या प्रशिक्षण स्थानांतरण, या इसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलेंगे। तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई एक सीखा हुआ व्यवहार कोई दूसरे कार्य को प्रभावित करेगा तो उसे हम सीखने का स्थानांतरण कहेंगे। ठीक है, जैसे हम अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के बाद हम मोटर गाड़ी, स्कूटी, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से चला लेते, तो ये सीखने का स्थानांतरण होगा। अब जो ये सीखने का स्थानांतरण या फिर ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, ये 2 प्रकार से होते हैं। एक सकारात्मक स्थानांतरण जिसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहेंगे और एक नकारात्मक स्थानांतरण जिसे निगेटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। तो सकारात्मक स्थानांतरण वे होते हैं जो हमारा पूर्व का ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण नए प्रकार में सीखने में सहायता देता है, उसे हम सकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे जो व्यक्ति स्कूटर चलाना जानता है वो मोटरसाइकिल चलाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, और यहीं पे नकारात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफ़र वो होगा कि जब हम किसी भी अपने पूर्व ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण से दूसरी चीज़ों को सीखने में कठिनाइयाँ अनुभव करें तो उसे हम नकारात्मक स्थानांतरण कहेंगे। जैसे साइकिल बनाने वाला जो होता है वो स्कूटर की मरम्मत करने में कठिनाई अनुभव करेगा, तो उसका पहले सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सीखे हुए ज्ञान में सहयोग नहीं कर रहा है, तो ये नकारात्मक स्थानांतरण या निगेटिव ट्रांसफ़र कहेंगे। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं। ऑप्शन ए कल्पना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी विस्मृति या ऑप्शन डी ध्यान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विस्मृति। तो आइए अब जानते हैं कि विस्मृति क्या होता है। विस्मृति या विस्मरण जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मीनिंग ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, किसी सीखी हुई वस्तु को स्मरण ना कर पाना विस्मृति या विस्मरण कहलाता है। जैसे हम कोई अप्रिय बातों जिससे हमें दुख होता है वो हम भूल जाना
अच्छा समझते हैं। इससे हमारा क्या होगा, मानसिक तनाव दूर होगा। तो जिस प्रकार हमारे लिए स्मृति आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे लिए विस्मृति भी आवश्यक है। अब विस्मृति को देखते हैं। विस्मृति जो होती है वो दो प्रकार की होती हैं, एक सक्रिय विस्मृति होती है और एक निष्क्रिय विस्मृति होती है। तो जो सक्रिय विस्मृति होती है, जब व्यक्ति को किसी घटना को भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता है, जैसे कोई भी ऐसी घटना हुई जो हमारे दिमाग में राउंड करती रहती है और उसे हम भूलना चाहते हैं, तो अगर हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो वो हमारी सक्रिय विस्मृति होगी। जैसे दुखों के पलों को भूलना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग भूल पाते हैं, वो हमें उनको भूलने का हम प्रयास करते हैं, तो वो सक्रिय स्मृति कहेंगे। वहीं निष्क्रिय विस्मृति, जब किसी तत्व घटना को हम स्वयं भूल जाते हैं, तो ऐसी विस्मृति को निष्क्रिय विस्मृति कहेंगे। जैसे पढ़ी गई चीज़ों को भूल जाना है, जैसे एग्ज़ाम पेपर में जाते बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं जिन्हें हमने पढ़ा है लेकिन वो हम भूल जाते हैं, तो वो हमारी कौन सी विस्मृति होगी, तो निष्क्रिय विस्मृति होगी। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पेयरमैन, ऑप्शन सी वर्नर या ऑप्शन डी स्टर्न। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्पेयरमैन। तो आइए जानते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत के बारे में। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक स्पेयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक होती है सामान्य योग्यता कारक वाली बुद्धि और एक होती है हमारी विशिष्ट योग्यता कारक वाली बुद्धि। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, या कथन किसका है? ऑप्शन ए डमविल का, ऑप्शन बी रॉस का, ऑप्शन सी मन का या ऑप्शन डी मैकडूगल का। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डमविल का। तो आइए हम बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है क्या? ऑप्शन ए सीखने का वक्र, ऑप्शन बी सीखने का पठार, ऑप्शन सी स्मृति या ऑप्शन डी अवधान। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी सीखने का पठार। तो आइए अब जानते हैं कि सीखने का पठार किसे कहते हैं। सीखने के पठार को हम अधिगम का पठार भी कहेंगे, क्योंकि सीखना बोले या अधिगम बोले या लर्निंग बोले तीनों सेम है। ठीक है, अब जानते हैं अधिगम का पठार क्या होता है। जब हम कोई नई बात सीखते हैं तब हम सीखने में लगातार उन्नति नहीं करते हैं। कभी हमारी उन्नति कम होती है तो कभी हमारी उन्नति अधिक होती है, लेकिन कुछ समय बाद एक ऐसा भी समय आता है जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाती है। तो जब हमारी उन्नति बिल्कुल रुक जाएगी तो उसे हम अधिगम का पठार, सीखने का पठार कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन ए अधिगम के, ऑप्शन बी स्मृति का, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा का या ऑप्शन डी सृजनात्मकता का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी स्मृति का। तो संघनन का जो सिद्धांत है वो हमारा स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। मतलब संघनन का सिद्धांत ये बताता है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ें सीखी हैं, कुछ समय बाद उन चीज़ों को, जैसे कि मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखते हैं, उसे सीखा आपने, सीखने के बाद जब आप उसी के बिहाफ पे कहीं पे जाते हैं, नौकरी करते हैं, उसी कंप्यूटर में आपको काम मिलता है, तो आप उन सब चीज़ों को फिर से दिमाग में रिमाइंड करते हैं, मतलब अपनी चेतना में लाते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो ये एक तरह से इसे हम संघनन का सिद्धांत ही कहेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी खेल तथा व्यायाम या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आइए बढ़ते इसकी व्याख्या को। जैसे कि शारीरिक विकास का मतलब अपने शरीर का विकास करना, ठीक है, वो शारीरिक विकास माना जाएगा। इसके अंतर्गत आपका शारीरिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करेगा, मतलब आपके माता पिता कैसे हैं, अगर जिनके माता पिता कम हाइट के होते हैं उनके बच्चे भी वैसे ही होते, जो जिनकी हाइट ज़्यादा होती है उनके बच्चे भी वैसे ही लंबे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं। और वातावरण का प्रभाव पड़ेगा, जिस माहौल में आप रह रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। खेल व्यायाम, अगर आप खेल कूद में हैं और कर रहे हैं तो आपकी हाइट और पर्सनालिटी अच्छी होगी। भोजन कैसा आप कर रहे हैं उसके अनुसार पे आपके सारी परिवार की स्थिति कैसी है, जैसे कि आप दयनीय जिनकी हालत होती है उनके बच्चे और एक रिच फैमिली के बच्चों की स्थिति में भी अंतर होता है, उनके उसी तरह उनका शारीरिक विकास होता है। दिनचर्या आपकी कैसी है, आप कितना नींद ले रहे, कितना विश्राम कर रहे, ये सभी चीज़ें आपके शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अधिगम, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी अभिवृत्ति या ऑप्शन डी अभिक्षमता। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए अधिगम। अधिगम मतलब सीखना, यह आपका यहाँ पे आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं अब इसकी व्याख्या की तरफ। अधिगम का अर्थ मीनिंग ऑफ लर्निंग, या सीखना या अधिगम सेम ही होता है। यह एक व्यापक और सतत और जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत से सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वह अपने आप को वातावरण में समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए अवधि, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी रुचि या ऑप्शन डी आकार। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी रुचि। आइए अब देखते हैं इसकी व्याख्या। ध्यान को हम अवधान भी बोलते हैं। हमारा किसी भी चीज़ को करने में ध्यान तभी होगा जब हमारी उसके प्रति रुचि होगी। जैसे जिस चीज़ को कार्य करने में जिसकी जितनी रुचि होगी उसका उतना ध्यान लगेगा, वो उतनी ही सक्सेस पाएगा, उसे उतनी ही आनंद की अनुभूति होगी। तो उसी तरह वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ध्यान केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि होती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगा के करता है और जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है और वह उस कार्य में सफलता प्राप्त करता है। आई होप आपको हमारे 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।